किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम ऐसी जानकारियां देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी मुर्गी पालन की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में औषधीय पौधों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि औषधीय पौधों की खेती में अपनी रुचि रखते हैं। अगर आप भी रुचि रखते हैं औषधीय पौधों की खेती में तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। और इस विषय पर तमाम जानकारियां हासिल की हमारी सहयोगी अदिति शर्मा ने कृषि वैज्ञानिक से। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, अब समय में बदलाव के साथ साथ खेतीबाड़ी के तौर तरीकों में और साथ ही साथ फसलों के चुनाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां से पारंपरिक खेती होती थी, अब उसमें बदलाव देखा जा रहा है और अब हमारे किसानों का रुझान जो है वो अन्य फसलों जैसे कि औषधीय फसलें हैं, सुगंधीय पौधे हैं, उनकी खेती की ओर भी बढ़ रहा है। और उन्हीं में से अगर हम बात करें अश्वगंधा की खेती की, तो इसका महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग भी इसे अपना रहे हैं। तो आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से आधारित है अश्वगंधा की खेती के बारे में। तो अगर आप अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज हम बातचीत करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में और इसके लिए आज हम पहुंचे हैं गुजरात के आणंद में और यहाँ पर हम मौजूद हैं औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पी मनीवेल जी। डॉक्टर मनीवेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। हम आपसे जानना चाहेंगे अश्वगंधा की खेती अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप बताएं कि इसका क्या महत्व है, हमारे किसानों को इसे क्यों अपनाना चाहिए। सारा किसान भाइयों बहन का मेरा नमस्कार। अश्वगंधा हमारा बहुत पुराना महत्व क्रॉप है। हजारों साल पहले से ये इसका हम इंडियन अश्वगंधा का नाम पे करता जा रहे हैं। ये इसका यूज़ बहुत महत्व है। इसके रूट है, मुरली बोलते हैं, इसका रूट बहुत वाइटल टॉनिक, स्ट्रेस रिलीवर, एंटीऑक्सीडेंट, इवन आजकल कैंसर का भी इसकी दवाई की तरफ से रूप में इसकी अच्छी तरह से महत्व है। तो इस वजह से इसकी यूज़ आज नहीं, पुराना टाइम से अभी तक इसके आते आ रहा है, इसलिए इसका कल्टीवेशन इंडिया में हो रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर मनीवेल, अभी आपने इसके तमाम उपयोगों के बारे में बताया जिसके चलते अश्वगंधा की खेती जो है हमारे किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हमारे देश की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ इसकी खेती की जा सकती है। ये ऐसे ड्राई क्रॉप है, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे कहाँ इसका सेमी एरिड रीजन्स बोलते हैं, उसी एरिया में अच्छी तरह से ग्रो होगा। इसका ग्रो होने के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंजेस होता है एंड मोस्टली अराउंड 60 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की वजह से इसकी ग्रोथ हो जाता है। तो जनरली ये ड्राई क्रॉप है, इसलिए वो सैंडी लोम सॉइल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। समटाइम्स इवन ब्लॉक सॉइल है, उसमें भी ड्रेनेज प्रॉपर वो होता तो उसमें भी अच्छी तरह से इसका हमने उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जिक्र किया कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहां पर इसकी खेती की जा सकती है। हाँ, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी किस प्रकार की जलवायु जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। तो मोस्टली ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए मैंने अभी बताया था, उसका पोस्ट रेनी सीज़न बोलते हैं। मतलब रेनी सीज़न में करेंगे तो उसका टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से प्लांट थोड़ा मरने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए अगस्त एंड में, सेकंड वीक और थर्ड वीक ऑफ अगस्त में इसका परफॉर्मेंस सोइंग करेंगे तो अच्छा आता है। उसके बाद ये क्रॉप अबाउट 150 डेज to 180 डे आएगा, इसलिए वो
सोइंग के बाद ठंडा क्लाइमेट में इसका रूट परफॉर्मेंस अच्छी तरह से बनते जाती जी है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अगर किसान इसकी खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, खास तौर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में, तो अगस्त के दूसरे से तीसरे हफ्ते का जो समय है ये बिल्कुल उपयुक्त रहता है इसकी बुआई के लिए, क्योंकि 150 से 180 दिनों तक जो है इसकी पूरी फसल तैयार हो जाती है पककर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर इसकी बुआई का काम कर ले। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने बता दिया बुआई का समय क्या होना चाहिए, किस प्रकार का तापमान होना चाहिए, जी। इसकी बुआई का सही तरीका क्या है? इसका यूजुअली फार्मर्स ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जाके सोइंग करता है। उसका ब्रॉडकास्टिंग मेथड में सोइंग करेंगे तो सीड रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे 25 किलो से 35 किलो तक भी यूज़ कर देते हैं फार्मर्स। इसका लाइन सोइंग में भी अच्छी तरह से आएगा। अभी लाइन सोइंग में जाएंगे तो उसका सीड रेट ओनली 10 से 12 किलो में आराम से हो जाते हैं। लाइन सोइंग में एक फ़ायदा ये होगा, एक बीच में इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए वो वी कैन कराबड़ी चलाना है, समटाइम्स इवन इनिशियल स्टेज में एनिमल से भी उसको करते हैं। लेकिन वीडिंग करने के, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में क्या एडवांटेज होता है, इसका क्लोजर स्पेसिंग में आने की वजह से उसकी वीड्स थोड़ा कम हो सकती है, इसलिए वो मोस्टली वो करता है। एंड उसका लेबर कास्ट कम होने की वजह से उसकी मोस्टली फार्मर्स इसके ब्रॉडकास्टिंग मेथड फॉलो करता है। जी बिल्कुल। तो बुआई के तरीके के बारे में अब बात करना चाहूँगी मैं आपसे, इसकी किस्मों के बारे में। देखिए, किस्में जो हैं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी फसल की अगर हम बुआई करते हैं तो। ऐसे में अश्वगंधा की वो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं? ऐसे तो अश्वगंधा में हमारे पास अभी पहले से अभी जावगर अश्वगंधा 20 JA20 बोलते हैं, जावगर अश्वगंधा 134 एंड RVA 100। सो दिस आर द वेराइटीज़ मेनली। पहले RVA 100 ये तीनों वेराइटी है। मंसूर हमारा एक रिसर्च सेंटर है मंसूर में, वहाँ से रिलीज़ हुआ वो कल्टीवेशन हम फार्मर्स करके आ रहा है। अभी रिसेंटली अगले लास्ट ईयर में एक AWS1 करके एक वैरायटी यहाँ आनंद कृषि यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुआ है। तो इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट में यहाँ लास्ट ईयर में एक वल्लभ अश्वगंधा 1 करके एक वैरायटी हमने आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट ये पांचों वैरायटी है, फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अश्वगंधा की 5 किस्में हैं, यानी कि उन्नतशील किस्में हैं जिनका चुनाव आप लोग यानी कि हमारे किसान कर सकते हैं और इनका अच्छा उत्पादन भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर मानीवेल, किस्मों के बाद मैं अब आपसे जानना चाहूँगी खाद प्रबंधन। अगर किसी भी फसल में खाद प्रबंधन सही तरीके से ना किया जाए तो उसकी गुणवत्ता का भी प्रभावित होती है, मिट्टी पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में किस तरीके की खाद जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अश्वगंधा की खेती करते वक्त, क्योंकि इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं? हाँ, ये ऐसे तो ये क्रॉप मैंने पहले बताया था, टोटली ये ड्राई क्रॉप है। ड्राई क्रॉप रहने की वजह से उसका इवन लो फर्टिलाइज़र लैंड में भी अच्छी तरह से उसका यील्ड मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा वो रिसर्च करने के बाद हमने एक 10 to 15 टन्स फार्मयार्ड मैन्यूर डालने की वजह से, प्लस ये 15 kg नाइट्रोजन एंड 25 kg फास्फोरस एंड ये देने के वजह से ये क्रॉप का यील्ड एकदम हाईएस्ट में आने के संभावना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स ये लैंड इटसेल्फ हैविंग ए गुड ऑर्गेनिक कार्बन एंड अदर थिंग्स, तो फर्टिलाइज़र कम डालने से भी अच्छा आ जाता है। जी, वैसे तो अश्वगंधा में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़े बहुत अगर आप डाल देंगे, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने अपनी जिक्र किया है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पोटाशियम की ज़रूरत होती है, इन तमाम खादों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गुणवत्ता जो है फसल की वो काफ़ी बेहतर बनी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा आपको हासिल होगा ही। बिल्कुल। खाद प्रबंधन के बाद अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। जैसे अभी आपने बताया कि शुष्क इलाकों में इसकी खेती ज़्यादा की जाती है, तो ऐसे में पानी की कितनी ज़रूरत होती है इस फसल को? ऐसे तो ज़्यादा भी ज़्यादा 2-3 पानी से आराम से आ जाते हैं। एक्चुअली लास्ट रेन में हम सोइंग करते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त में, तो इनिशियली इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है बिकॉज ये टेक्स सम टाइम। 60-70 डेज आने के बाद उसका ग्रोथ एकदम फास्ट होना शुरू कर देते हैं विद द फ्लावर आने के बाद। तो इसीलिए इसका इरिगेशन एज सच फार्मर्स देता नहीं है, इट्स टोटली रेनफेड एरिया में हम करते हैं। फिर भी कभी ड्राउट पड़ गया है, एक लाइफ सेविंग इरिगेशन कभी कभी फार्मर्स दे देते हैं। तो मोस्टली ये रेनफेड एरिया में करते हैं बिकॉज ऑफ दैट ड्राई कंडीशंस। उसका क्वालिटी रूट है, उसका अंदर वो अल्कलाइड्स है, वो
केमिकल है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, वो हमारा मेडिसिन में काम आता है, वो वाला इसका अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से उसका क्वालिटी भी डाउन हो जाएगा एंड रूट क्वालिटी भी बहुत ब्रांचेस आ जाएगी, उस वजह से उसके ऊपर फार्मर्स का प्राइस अच्छी तरह से मिलता नहीं है। जी बिल्कुल, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अश्वगंधा की खेती में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कम पानी भी उपलब्ध है तो ऐसे में भी आप अश्वगंधा की खेती बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खाद भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए, क्योंकि इसकी जो खेती है वो असिंचित क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे स्तर पर की जा सकती है। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मनीवेल, कीट और रोगों के बारे में, क्योंकि कीट और रोग अगर लग जाएं तो हमारी फसल काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो कौन कौन से कीट हैं और रोग हैं जिनका खतरा इस फसल में लगा रहता है? मैं पहले ही बताया था ये ड्राई क्रॉप है, इस वजह से मोस्टली इसका रोग और इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होती है। अभी तक इतना लेवल पे है नहीं, फिर भी इनिशियल स्टेज में तो एक अल्टरनेरिया ब्लाइट करके एक डिसीज़ आती है, लेकिन वो प्लांट ग्रोथ होने के बाद आपने बंद हो जाती है जी। बट हमने थोड़ा अर्ली सोइंग कर लिया तो वो सीडलिंग मार्टालिटी हो जाती है, वो राटिंग वजह से बहुत होती है। इसलिए वो अवॉइड करने के लिए हम ऑलवेज फार्मर का ये रिक्वेस्ट करते हैं ये सोइंग थोड़ा लेट सोइंग करें, अगस्त एंड में करें, उसी वजह से हमारा ये फ़ायदा होगा। तो इसमें एज सच प्लांट प्रोडक्शन का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ज़्यादा जो है हाँ, खर्च भी नहीं आता हाँ, है होता नहीं कीटों है। और रोगों से बचाव करने के लिए। बिल्कुल। हाँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अश्वगंधा की जो खेती है हमारे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लागत काफ़ी कम होती है, खाद इसमें जो है काफ़ी कम चाहिए, पानी भी ज़्यादा नहीं लगाना है और कीट और रोग जैसे अभी आपने बताया उसका तो खतरा कम ही रहता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत प्रकोप नज़र भी आ रहा है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब मैं जानूंगी कि फसल हमारी तैयार हो गई तो कटाई कब करनी है और कैसे करनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक्चुअली मैंने पहले बताया था, वो मोस्टली 150 टू 180 डेज 150-180 दिन में वो हार्वेस्ट होती है। उसका यील्ड अच्छी तरह से रूट एज वेल एज केमिकल क्वालिटी लेने की वजह से 150-180 दिन में वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो करने के लिए मोस्टली उस टाइम थोड़ा साइल माइसर होता तो उसका रूट ऐसे अपरूट करने की वजह से सीधा एक प्लांट अंदर आने की वजह से हो जाएगा। तो एक बार अपरूट कर लिया उसके बाद एकदम वो स्टेम एंड रूट दोनों को ज्वाइन करने के लिए उस जगह पे उसके कटिंग करके रूट का अलग कर देते, स्टेम का अलग कर देते। वो रूट अलग करने के बाद उस रूट का अच्छी तरह से ड्राई करके, वो ड्राई करने के बाद उसके हमारा पास मोस्टली वो रूट का माइसर कंटेंट 10 to 12% आने तक उसके पूरा का पूरा हम ड्राई करते हैं। एक बार वो कर दिया उसके बाद हम उसका प्रॉपर वे में लेबल करके उसकी पैकेज करके उसके ड्राई एरिया में स्टोर करते हैं। ऑलमोस्ट ये इस तरह के करने की वजह से जनरली ये ड्राई रेन फेड क्रॉप है, पहले बताया था उसका ऐसे कल्टीवेशन करने के लिए इतना खर्चा कम होता है। दूसरा एक चीज़ से उसमें कम से कम हमारा पास 6 से 8 क्विंटल तक उसका ड्राई रूट आराम से मिल जाती है। तो अच्छा थोड़ा कंडीशन प्रॉपर कंडीशन होगा तो कभी कभी हमारा 10 क्विंटल्स तक भी उसकी यील्ड जाते हैं, कुछ फार्मर्स ले लेते हैं। 8 क्विंटल तक तो आराम से ड्राई एरिया में विद मिनिमम कल्टीवेशन एस्पेक्ट से इसका मिल जाती है। जी बिल्कुल। अंत में डॉक्टर मनीवेल आपसे जानना चाहूँगी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों को आप अश्वगंधा की खेती के महत्व के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे किसानों को क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे तो मैंने पहले बताया था, इसका चाइना में एक मेडिसिनल प्लांट है, चाइनीज़ जिंगजेंग बोलते हैं, तो उससे भी ज़्यादा बहुत महत्व वाला प्लांट है ये अश्वगंधा, इसलिए उसका हम इंडियन अश्वगंधा करके विद प्राउडली हम बोलते हैं। तो ये पौधा मैंने पहले ही बताया था बहुत काम के लिए आता है। इसका हमारा शरीर का मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैंने पहले बताया था। तो इसका एवरीडे इवन हमारा घर पे भी बच्चे के लिए हम भी अब इसकी थोड़ा बहुत यूज़ करने की वजह से हमारा शरीर भी और मन भी स्ट्रेस फ्री रह के आराम से रहने के लिए बहुत महत्व है। किसान भाइयों और बहनों, ये ऐसे नॉर्मल खेती से ये टोटली अलग है, इसमें हमारा फ़ायदा बहुत है, मैंने पहले ही बताया था उसका। तो उसकी वजह से मिनिमम एक्सपेंडिचर से मैक्सिमम इसकी प्रॉफिट लेके इसके करवा सकते हैं। दूसरा इसका हमारा हेल्थ रिलेटेड काम में आ रहा है, इसलिए वो हमारा पूरा देश का स्वस्थ रखने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं किसान भाई लोग का मैं
करता हूँ, दे कैन अश्वगंधा का बढ़ाई करें। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अश्वगंधा की खेती जो है ये काफ़ी स्तर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो कम लागत में इसकी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, खाद आपको नहीं चाहिए ज़्यादा, पानी भी कम लगता है, और साथ ही साथ हम बात करें कीट और रोगों की जो कि काफ़ी फसलों को प्रभावित करते हैं, उनकी संभावनाएं भी काफ़ी कम होती हैं। तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिहाज से तो ये काफ़ी अच्छी ही है, और आर्थिक लिहाज से भी बात की जाए तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको बातें बताई हैं अश्वगंधा की खेती से संबंधित, उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि विशेषज्ञ से जाना किस तरह आप कर सकते हैं अश्वगंधा की खेती। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मुर्गी पालन करने में अपनी रुचि रखते हैं, और मुर्गी पालन आमतौर पर अंडा उत्पादन या फिर मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। कैसे कर सकते हैं आप सफलतापूर्वक मुर्गी पालन, कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। हमारे यहाँ ज्यादातर कृषि मौसम आधारित होती है। प्रकृति पर इसी निर्भरता के कारण खाद्यान्न उत्पादन के सीमित विकल्प होते हैं। साथ ही फसल की बुआई से लेकर पकने तक के समय में किसानों के पास प्रचुर समय भी होता है, जिसमें फसल की देखभाल के साथ ही किसान भाई स्थानीय स्तर पर ही छोटे व्यवसायों से अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। और अगर ये व्यवसाय कृषि सहायक हो तो किसानों के लिए ये एक बेहतर समीकरण साबित हो सकता है। वैसे भी वर्तमान समय में एकीकृत खेती बेहतर लाभ के लिए आवश्यक होती जा रही है। साथ ही नौकरियों के सीमित विकल्प होने और ग्रामीण परिवेश की नई पीढ़ी को कृषि के परंपरागत कार्यों में भी अपार अवसरों की संभावनाओं से जोड़ने के लिए कृषि आधारित रोजगार के सृजन के करने की आवश्यकता है। पोल्ट्री एक ऐसा ही व्यवसाय है जो कम पूंजी, सीमित संसाधनों और बिना ऊंची शैक्षिक विशेषता के भी किया जा सकता है। महज थोड़ी सी जागरूकता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुर्गी पालन व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। अपनी तमाम बाधाओं और आशंकाओं को पार करते हुए बसरैया, पोस्ट अमेठी, थाना गोसाईगंज, लखनऊ के विपिन कुमार वर्मा ने अपनी छोटी सी काश्तकारी के साथ कुक्कुट पालन कर आत्मनिर्भरता हासिल की है। विपिन ने कृषि और मुर्गी पालन को साथ साथ कर तमाम अन्य ग्रामीण युवकों के लिए लाभप्रद आजीविका की बेहतर राह दिखाई है। शुरू में विपिन को भी मुर्गी पालन व्यवसाय की तकनीकी जानकारी नहीं थी, लेकिन विशेषज्ञों के बताए निर्देशों के अनुसार विपिन ने इस कारोबार की शुरुआत की। अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर विपिन ने तमाम जानकारियां साझा करते हुए बताया, हमारे पास खेती का है, 5 बीघा के आसपास है खेती, जिसपे धान गेहूं की खेती करते हैं, और उसके साथ में ही हमारा पोल्ट्री फार्म है, वो भी चलाते हैं साथ में। बच्चा वही पहले दिन का ही, एक ही दिन का होता है, वही आता है स्टार्टिंग में जब लिया जाता है जी। तो एक दिन का बच्चा आता है, वो मैक्सिमम जो फार्म की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होता है, जो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बच्चे के वो माना जाता है, तो उसी फार्म के हिसाब से बच्चा मंगाया जाता है। और इस समय हमारे फार्म में करीब 2700 बच्चा है। तो यही 28 से 30, 35 से 40 दिन के आसपास तैयार होता है, वही हटाया जाता है 35 से 40 दिन पे। स्टार्टिंग में बच्चा 1 दिन का आता है, वही वैक्सीन वगैरह लगाया जाता है। इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की प्रोत्साहन व अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही समय समय पर इच्छुक लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जहां प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन या ब्रॉयलर फार्म की शुरुआत की जा सकती है।
मुर्गी पालन के लिए सबसे जरूरी और पहला कदम है चूजों के लिए बाड़े का निर्माण, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के मुताबिक एक निश्चित दिशा में होना आवश्यक है। चूजों की संख्या के मुताबिक बाड़ा हवादार और सीलन आदि से मुक्त होना चाहिए। बाड़े में स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए बाड़े की छत की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई भी उचित अनुपात में होनी चाहिए। बाड़े की दीवार सतह से 1 से 2 फुट ऊंची बनाकर छत तक लोहे की जालियां लगाने से बाड़ा न सिर्फ रोशनी, हवा आदि के लिए बेहतर रहता है, बल्कि इससे शिकारी पशुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली और नेवलों आदि से भी चूजों या मुर्गियों की हिफाजत हो जाती है। विपिन ने बताया कि अच्छी हेचरियों से एक दिन के चूजों को लाकर समय समय पर उनका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कर इन बाड़ों में 35 से 40 दिन तक उनकी परवरिश की जाती है। चूंकि बर्ड्स नाजुक अवस्था में होने के साथ साथ संक्रामक बीमारियों के प्रति संवेदनशील भी होते हैं, अतः इनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। वैक्सीन हमारी पहले दिन लगती है, उसके बाद 6 दिन पे लगती है, फिर 12 दिन, फिर 18 दिन और फिर 22 दिन पर। वैक्सीन इनको यही पोलियो का आता है और कुछ बीमारियों के लिए होता है, जैसे रानीखेत वगैरह आता है, तो इसी के आधार पर लगाई जाती है वैक्सीन। इसके साथ ही बाड़े की ठोस जमीन पर धान की भूसी या बुरादे की परत बिछाने से चूजों को बैठने में सहूलियत होती है, जिससे कुछ महीनों बाद इसकी खाद भी तैयार हो जाती है। चूजों के लिए दाने और पानी के बर्तन या फिर रेर इन बर्ड्स की संख्या के अनुपात में रखे जाने चाहिए, जिन्हें चूजों की शारीरिक वृद्धि के साथ बढ़ाना पड़ता है। इन बर्तनों में ताजा पानी और मुर्गी दाना भी नियमित और निश्चित अनुपात में डालते रहना जरूरी है, जिसकी समय समय पर सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। 35 दिन में ये लगभग 2 किलो के ऐसे 2.5 किलो के आसपास दाना उठा खाता है बच्चा। तो यही स्टार्टिंग से आता है। वो दो क्वालिटी का दाना होता है जो 15 से दिन पे चेंज हो जाता है। पहले जो क्रेशर में आता है छोटे दाने में, और 15 दिन के बाद बड़ा दाना होता है, तो वो 15 दिन के बाद चेंज किया जाता है। तो 2 क्वालिटी का दाना खिलाया जाता है तुमको। 35 से 40 दिन पे ये उठता है बच्चा। और इसका पहले दिन जब आता है बच्चा तो थोड़ा गुड़ वगैरह दिया जाता है पानी में घोल के। उसके बाद से एक दिन सिंगल दिन दे के फिर हटा देते हैं। दूसरे दिन से इसको एल्फ्लाक्स वगैरह, ये मतलब एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है, लीवर टॉनिक वगैरह। पानी इनका ऑटोमेटिक डिंकर आता है, वही लगा है, तो जितना पानी पियेंगे उतने ऊपर से और आएगा, नहीं तो रुका रहेगा उतने पर ही पानी। और पानी का डिंकर सुबह शाम 2 बार सफाई की जाती है। सुबह सफाई करनी पड़ेगी, शाम को फिर सफाई करना होगा। दाना भी इसी तरह सुबह लगेगा, शाम को फिर लगाना होगा। 2 टाइम दाना चेंज कर लगेगा और 2 टाइम दाना डिंकर पानी चेंज किया जाता है, वही साफ़ सुथरा किया जाता है। इन चूजों के बाड़े में खाने पीने के बर्तनों के अलावा बाहर से आने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए मुर्गी पालकों को स्वयं भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन चूजों के 2 किलो तक वजन हो जाने पर इन्हें बिक्री के लिए निकाला जाता है, जो स्थानीय बाजारों में आसानी से संभव है। साल भर में 4 से 6 बार चूजों से पूर्ण विकसित मुर्गे तैयार किए जा सकते हैं, जिससे काफी मुनाफा अर्जित किया जा सकता है और जो खेती के अतिरिक्त समय में भी किया जाना संभव है। आज युवा किसान और पोल्ट्री व्यवसायी विपिन ने खेती और मुर्गी पालन को साथ साथ कर न सिर्फ अपना जीवन स्तर बेहतर किया है, बल्कि अपने साथ काम करने वालों को रोजगार देकर उन्हें भी गांव में ही आजीविका का अवसर उपलब्ध कराया है। इन सामान्य तकनीकों का प्रयोग कर आप भी छोटी सी पूंजी से इस कारोबार की शुरुआत कर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। विपिन की तरह हमारे तमाम किसान भाई और स्वरोजगार के इच्छुक युवा अपने ग्रामीण परिक्षेत्र में ही पोल्ट्री का लाभकारी व्यवसाय कर अतिरिक्त आमदनी पा सकते हैं। तो अभी आपने जाना मुर्गी पालन किस प्रकार से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको अश्वगंधा की खेती के बारे में भी तमाम खास जानकारियां दी। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम खेत खलिहान में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।